यस प्लीज कल्पेश, बताइए क्या आपका डाउट्स आप लोग का। यस सर। बताइए क्या आपका क्या मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम तो ये था सर, ये आप मेरे को टाइम थोड़ा कम लग रहा है सर। टाइम कम लग रहा है। अ, ये स्टार्टिंग में थोड़ा आप वो बेसिक है ना वो सर, थोड़ा 2G है, 2G का जो आर्किटेक्चर है हम्म, वो थोड़ा आप स्पीड में चलाएं तो हमको क्या LTE में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है। हम्म, तो LTE में थोड़ा स्लो होगा ना, तो समझ में ज़्यादा आएगा प्रोटोकॉल टेस्टिंग में। हम्म। तो ऐसा था सर। तो कल जो मैं पढ़ा रहा था। नहीं वो सही है सर, वो मैं नहीं बोल रहा, वो तो आपका जो स्ट्रेटजी है वो सही है, लेकिन थोड़ा आप टाइम बढ़ा दीजिए सर। ये आप 45 to 48 मिनट लेते हैं ना सर, तो 1.5 आवर हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत कवर हो जाता है सर। नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम 1 आवर ही हो सकता है उसमें। 6 to 7 से आगे तो टाइम नहीं समझना, 7 के बाद अलग बैच होती है। अच्छा हाँ हाँ। और आपका 1 आवर में ट्रस्ट करो, बाद में आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। जब हम्म, जैसे एल टी स्टार्ट होगी ना हाँ और चैनल से एक बार आगे बढ़ता है तो आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे 1.5 आवर। 1 आवर ही, क्योंकि ये मैं कोई फर्स्ट बैच नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हम्म, 3 मंथ्स के पहले आपका फिनिश हो जाएगा। और सिचुएशंस फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाएगी आप लोग से, आप इतना समझो। अच्छा हाँ सही है। सेकेंड थिंग क्या है कि रहा कल एफ डी एम ए टी डी एम ए की बात। हम्म, हाँ ये है कि जिनको भी जल्दी करना है उनके हम्म, लिए एक ऑप्शन है कि आप साथ में कर लिए 2 बैच कर लो, जिसमें कि किसी में RRC लेयर चल रहा है, किसी में नाइस लेयर चल रहा है। जैसे कि अब्दुल्ला इसमें आकर लगे, हमसे ऑफिस में मिला था तो मैंने उनको सोल्यूशन दिया भी था। हाँ सही अब्दुल्ला है। करेक्ट, अब्दुल्ला करेक्ट है ना, मैं बोला था ना कि एक साथ आप क्या है हाँ 2 बैच कर लेंगे। तो हाँ उसमें क्या होगा, एक बैच में सपोज करो कि RRC में एक में नाइस में पढ़ लेंगे। सही है। लेकिन सही वो है। तब होगा जब पहले हम चैनल्स को खत्म कर लेंगे, जिनको जल्दी करना है। यदि किसी को है कि नहीं हमको 1.5 महीने में खत्म करना है, 2 महीने में खत्म करना, तो उनके लिए ऑप्शंस है। सही है। लेकिन कंटेंट आप थॉरोली पढ़ोगे ना कल पे हाँ सुनो तो ज़्यादा समझ में आएगा। बिकॉज नहीं वो तो सर सही है एफ आपकी डी एम ए टी डी एम ए क्या है, लोगों को नाम तो भले सुना रहता है, लोग सुने रहते हैं इस टाइम में कि हाँ ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन है, लेकिन या मुझे नहीं लगता कि जितना मैं कल क्लियरली बताया हूँ उतना आइडिया होगा। सही है, वो डिफरेंस था उसका वो और डिफरेंस नहीं ठीक है, मतलब वो आपकी एक जो स्ट्रेटेजी है ना ये सही कनेक्टिंग रही। कनेक्शन समझो आप, क्योंकि ये जो है जैसे कल समझ मैं देखा एक दो चैट की, इसमें हम्म, प्रोटोकॉल का कोरिलेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा मतलब एब्सर्ड क्वेश्चन है हाँ कि हाँ हम प्रोटोकॉल की बात। आप जान लो बिना रैट का कोई प्रोटोकॉल होता नहीं, फिजिकल लेयर का ही काम है पूरा का पूरा रैट इम्प्लीमेंटेशन। हाँ हम क्यों सही। एफ डी एम ए टी डी एम ए करते हैं, जब बाद में आप रिसोर्स एलोकेशन एल टी में पढ़ोगे ना हाँ तो हाँ उसमें हाँ, समझना पड़ेगा कि वहाँ पे मल्टी सब कैरियर्स मिलते हैं। लेकिन जब मल्टी सब कैरियर्स मिलते हैं तो हम्म, पहले की टेक्नोलॉजी में भी देखो, कैसे कल हमने देखा जीएसएम में ईएमटीएस में सही है। सिंगल कैरियर्स मिल रहा था यूजर को, सिर्फ नहीं एक ही वो चैनल मिल रहा था। सही है, तो बेसिक फिर हम नॉलेज होगा। डिफरेंस समझ सकते हैं कि मल्टी सब कैरियर और सिंगल सब कैरियर लोकेशन में क्या प्रॉब्लम होती है। हम्म, क्यों हमें यहाँ पे जो है एलटी में हम वाइड बैंड यूज करते हैं 20 मेगाहर्ट्ज, जबकि यूएमटीएस में वाइड बैंड यूज नहीं करते हैं। निखिल, निखिल पहले तो आप कैमरा को ऑफ कर लो। निखिल, क्या मस्त ये लड़का घूम रहा था आज। निखिल, निखिल। हाँ, और नेक्स्ट चीज क्या है कल पे कि तो वही मैं था कि जो है हम्म, हम खुद जो है प्रॉपरली सिर्फ पूरा का पूरा कोर्स देखोगे, प्रोटोकॉल में फोकस रखता है मेरा पूरा का 3 मंथ्स जितने क्लास रहेंगे ना उसमें से सिंगल क्लास में नहीं निकालो जो मैं प्रोटोकॉल से बियॉन्ड कुछ RF में या किसी से मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। हम्म, और जब लेयर्स स्टार्ट होगा ना तो ट्रस्ट करो कि बहुत, यदि पर डे आप रिवीजन कर रहे हो तब तो बैलेंस कर पाओगे, हाँ हाँ अदरवाइज मुश्किल हो जाती है। सही है। और 3 मंथ से पहले कब सर होगा, मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट पे भी आ रहा हूँ। और ये है कि बस एक सोल्यूशन था कि किसी को थोड़ा जल्दी खत्म करना है, सपोज नहीं किसी का 3 मंथ टाइम नहीं है, हाँ तो मैं वो भी सोल्यूशन लोग बता चुका हूँ कि आप प्लान बताओ कितने दिन में ख़त्म करना, तो उसके लिए क्या है आपको हम डिफरेंट डिफरेंट बैच में ना, जिससे कि लेयर्स को आप समझ जाओ, सही है। हम ज्वाइन करवा देंगे आपको, हाँ जिससे हाँ कि आप जो है
कितने दिन में खत्म करना वो प्लान बताइए और आपको प्रॉपरली खत्म, लेकिन कंटेंट को मतलब भगाना वो तो सही नहीं रहेगा। सही है, नहीं वो बेसिक हाँ नॉलेज भी होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। ठीक है। और फिर का, हाँ अब्दुल्ला आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं बोल रहा था सर, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ धर्मेंद्र बोलिए। कल हमने 2-3-4 जन ने डिस्कस किया, है ना सर? हाँ क्या है बेसिकली, क्या मतलब, क्योंकि सबका अलग अलग ओपिनियन है। कोई बोलता है मुझे फास्ट चाहिए, कोई बोलता है मुझे स्लो चाहिए, है ना? हम्म, तो उसके हिसाब से हमने डिस्कस किया कि क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट है हमारी। तो हम्म, हमें लगा सर कि आप जिस स्पेस से पढ़ा रहे हैं, बिकॉज यू हैव बेटर नॉलेज कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, क्या हम्म, कंटेंट पढ़ाना है, किस स्पीड हम्म, में पढ़ाना है। सो हम्म, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। आपको जिस पेस में लेके जाना आप लेके जाइए। हमारा कंसर्न खाली इतना था कि जो हमारा 3 महीने का ड्यूरेशन है ना, तीन हम्म, महीने के ड्यूरेशन में हमारा पहला तो हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। हम्म, दूसरा ये था कि जैसे अभी मान लीजिए अगर हम थोड़ा स्लो जाएंगे, है ना, हम्म, तो ऐसा नहीं हो कि हमारा जब 2 वीक या 3 वीक जब या 1 महीना खत्म होने गया तो अगला महीना जो है, सेकंड महीना एकदम मतलब फास्ट में जाए और सब ओवर बाउंस हो जाए। तो हम्म, मेरा बोलना है कि सभी चीजें है ना स्मूथ मैनर में ही जाए। आपने बैचेस लिए होंगे, आपको आइडिया होगा अच्छी तरह से, हमें आइडिया नहीं है एक्चुअली। तो हमें हम्म, ऐसा कंसर्न था कि ऐसा ना हो जाए कि अभी स्लो जाए और बाद में फास्ट जाए। तो जो आरआरसी लेआरसी या जब हम वो सब स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, है ना, हम्म। कोर्स कवर करने के लिए। तो मेरा ये कंसर्न था और कुछ नहीं। तो हमारा सबका भी यही बोलना है कि आप इसमें सर अपने देखो हिसाब क्या से है, पढ़ाइए। धर्म देखने एक मिनट, इसमें से एक्चुअली क्या है ना, अभी चलो हम लोग तो अभी सेकंड क्लास थर्ड क्लास में मिल रहे हैं, तो थोड़ा अर्ली हो गया इस पर कमेंट करना। और मैं भी कुछ नहीं बताना चाहूँगा, बट इसमें ये है कि इसमें दो लड़के हैं जो पुराने बैच में कर रहे थे, उनका कुछ ही वजह से छूट गया था, तो दे नो मी वेरी वेल। इसमें संजय है, थॉमस है, आप उनसे पूछो कि हम टिल द एंड जो लास्ट क्लास भी लेते हैं ना, तो लोगों को उसमें भी उतना ही टाइम देते हैं। थॉमस प्लीज़, आप तो मेरा कुछ क्लास अटेंड करें, थॉमस 5G का या कुछ 4G का क्लास अटेंड किए थे Yeah, थॉमस। I attended some classes in the initial stage. Then I went abroad. After that, I Yes, and went you to tell me, discipline. when I was teaching the Mac layer or RRC layer, any layers, how I was teaching, did you feel कि any layers I was going in very hurry? No, no, that time I was okay. I was okay with the classes, तो and इसलिए I धर्मेंद्र felt क्या the है speed was also good. कि जो है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरा जो इंटायर क्लास प्रोटोकॉल में फोकस रहेगा। और मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी मैं कुछ स्लो चल रहा हूँ या फास्ट चल रहा हूँ। रीज़न क्या है, बिगनिंग होती है, बिगनिंग में इसमें बहुत सारे लड़के धर्मेंद्र ऐसे होते हैं जिनको वायरलेस का डब्लू भी नहीं पता होता है। वायरलेस क्या है वो भी उनको बेचारे का आइडिया नहीं है, तो उनको भी देखना पड़ता है कि वो कैसे कोर्स में कनेक्ट होंगे। डायरेक्टली हम यदि ये स्टार्ट कर दें, आप देखो फर्स्ट क्लास में हम स्टार्ट किया STU PDU, तो हम फर्स्ट क्लास में प्रोटोकॉल स्टार्ट किए। FDMA TDM ये बताना भी ज़रूरी है, बिकॉज हम जब रैट को नहीं समझेंगे तो आगे हमारा प्रोटोकॉल समझने फिजिकल अपने को बाउंस हो जाएगी। हमें फ्रेम का बस समझते हैं आर्किटेक्चर क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं आता कि फ्रेम है क्या, फ्रेम का मतलब क्या है। और कोई भी लेयर्स के साथ हम धर्मेंद्र ये ट्रस्ट करना कि टिल द एंड हम अनजस्टिफाई कभी भी नहीं करते हैं। ये तो बिल्कुल आप रखो, देखो जो अभी क्योंकि आप सेकंड क्लास में इसलिए आप मुझे नहीं जान रहे हो, लेकिन कभी भी मैं कोई भी लेयर पढ़ाता हूँ तो उनको उतना ही डीपली पढ़ाता हूँ जितना रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाट वी वांटेड सो, हाँ, तो दैट्स इसलिए ऑल। कभी मत ऐसा समझना कि अभी, और ये बेसिक कितना आपको हार्डली 2 से 3 क्लास लगेगा, इससे तो जनरली डायरेक्टली देखो आपका क्या है। ये रैट ला करके हम आपको ला रहे थे इसमें 4G पे, रैट को समझाते हुए हमने फ्रेम पे आया, और आपको यार मैं 2G 3G बताया फ्रेम का अर्थ है, मैं बोला कब 4G में हम 4G का फ्रेम आपको बताएंगे। ऑटोमेटिकली हम जो है सिर्फ एक टॉपिक को बताने के लिए इतना डिटेल्स में गए कि 2G 3G या 4G में जब हमारा हैंडओवर्स यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या जनरली हैंडओवर्स का कॉल फ्लो करते हैं, सब तो आ जाएगा, लेकिन एक जो बेसिक चीज़ होती है कि जब चिपसेट में हैंडओवर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो रैट का कितना इम्पोर्टेंस है, वो एक्चुअली हम बताना चाह रहे थे। उसको बताने के लिए हमने ये पूरा पॉइंट डिस्कस किया। तो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन आपका ऐसे भी मैं बोल रहा हूँ सिंपल सोल्यूशन है कि यदि किसी को ना जल्दी कंप्लीट करना है तो मैं बता रहा हूँ सोल्यूशंस कि आप सिर्फ चैनल ख़त्म होने दो ताकि आप दूसरे लेयर्स को समझ सकते हो आराम से, फिर एक साथ आप 2-3 बैच में ज्वाइन कर लो, जिसको भी इन केस किसी को जल्दी ख़त्म करनी है तो। Sir, I think if the 3 months time duration is okay, then it is better to go like this, sir, because there is no point in completing the class 3 months class in 1 month of time.
and because the course content will also be much overloaded, so that we will not be able to follow. So if the 3 months timeline can be within that time it can be completed, then it's okay. It For will be me. completed within 3 months. And what course during this course these tools will अभी also be included, देखो ना sir? जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, जस्ट आई एम शोइंग इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, इवन संजय आल्सो जॉइंड इन दैट बैच, ही इज नोइंग। एक बैच है मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया है, जस्ट विद इन फ्यू डेज बिफोर, और देखो उसमें क्या है, आरआरसी, आरएलसी, मैक, डिपेंड्स अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। आपको दिखाता हूँ मैं। संजय तुम्हारा बैच का ग्रुप का नाम क्या था जिसमें तुमने अटेंड किया था? 18 नवंबर था सर। 18 नवंबर। और बताओ उसमें सारे लेयर्स हम प्रॉपरली बता रहे थे, नहीं बता रहे, चाहे कोई भी लेयर्स हो। जो नहीं मॉर्निंग हाँ में सर, जब आया था, जितना क्लासेस मैंने अटेंड करी थी उतना तो ठीक था। राइट, चलो खैर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके Sir, tools also will be part of this session, right sir? obviously, Okay. without tools how will understand? So in tools even we have to understand the real time tools like Qualcomm tools, we have to understand decoder, how the specific some message will be decoded, that decoder we have to understand. Okay. But to Okay, come sir. in with the decoder means entire LT once we finish, then we understand tools. But this Okay. entire LT will be the part of that tools only. Okay. So स्क्रीन दिख रहा है? Yes sir. So yesterday we discussed about the FDMA, TDMA. Yes. अच्छा एक क्वेश्चन कल्पेश, थोड़ा सा आप आइडिया दो। कल्पेश, कैन यू हियर मी? यस सर। आप ये बताओ लाइक प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन में 2G to 3G हैंड ओवर ईजियर होगा या 3G to 2G हैंड ओवर ईजियर होगा? 2G से 3G। क्यों? और इसमें क्या है, वो आर्किटेक्चर के हिसाब से 2G से 3G, वो 3G का जो MSC है और 2G के साथ कनेक्ट होगा ना सर। MSC जैसे हम कॉल लगाते हैं। एक मिनट MSC वगैरह तो कल्पेश बहुत बाद में आएगी। हाँ। यदि आप जब भी प्रोटोकॉल बनाओगे तो फर्स्ट चिपसेट आता है, अगेन अंडरस्टैंड, फर्स्ट चिपसेट आता है, देन मोबाइल आता है, देन नेटवर्क आते हैं। आई एम आस्किंग कि सपोज आप इंटेल में काम कर रहे हो, आपको फर्स्ट टाइम जब 3G आ रहा था तब तक नेटवर्क भी नहीं थे, तो उनको हैंडओवर इम्प्लीमेंटेशन करना है 2G to 3G, 3G to 2G। तो आप प्रोटोकॉल थोड़ा समझिए, या आप RF के जैसा सोच रहे हो, वैसा एक्चुअली टेक्नोलॉजी चलती नहीं है। आप सोचो कि अभी आप 3G आया है, अभी जैसे सब मार्केट में 5G है, नेटवर्क नहीं है, बट फिर भी 5G का मोबाइल आ चुका है, तो उसमें 5G to 4G ऑलरेडी हैंड ओवर इम्प्लीमेंटेड होगा ना? होगा, क्योंकि उन जो भी कंपनी 5G के चिपसेट बना रही है जान रही है कि ऐसा नहीं कि सभी जगह इंटायर वर्ल्ड में 5G ही होगा, कहीं कहीं 5G होंगे, मोस्ट ऑफ द प्लेस 4G रहेगा। तो 5G to 4G हैंड ओवर होना चाहिए, तो वो तो उस चिपसेट में पहले ही इम्प्लीमेंटेड होगा। नेटवर्क नहीं आया अभी 5G तो भी इम्प्लीमेंटेड होगा। तो 2G to 3G इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है या 3G to 2G हैंड ओवर इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है? 3G से 2G। 3G से 2G। हाँ, तो आप मुझे आंसर बताइए, जो भी आप बता रहे हो उसका मुझे सपोर्टिंग फैक्ट बताइए। अभी क्या है, जो हम 4G में जो काम करते हैं सर, तो जो 4G हम कॉल लगाते हैं तो हमारा जो फ़ोन है वो 2G मोड में चला जाता है, 2G और 3G में। यानी जो उसका क्या रिलेशन, तो 3G में चला जाएगा, 2G में चला जाएगा? 3G 3G knows the 3G again, if you're in right now in 3G, then again mobile can move in 4G also. So what is the use? Handover is, I'm not, handover will happen 2G to 3G, 3G to 2G. I'm telling handover is happening. I'm telling which case will be easier to implement. Your protocol developer or tester understand which case will be easier to implement 2G to 3G or 3G to 2G when we are going to work on the this handover project, suppose. ये 3G to 2G is very easy. हाँ, but explanation you are not giving correctly. Explanation आप कुछ भी बोल रहे हो। Okay, next anyone? Dharmender, can you try?
आइडिया नहीं है इसके बारे में। प्लीज म्यूट। किसी को आइडिया? इफ एनीवन हैविंग आइडिया प्लीज टेल। इफ एनीवन कैन से। Please mute the sound. Muted. Okay. So actually, as yesterday I was telling you the point, if you remember, in GSM frame was having the 8 time slots, TS0 to TS7, and in EMTS in 3G, one frame is having the 15 slots. So generally, when we are discussing about the handover in protocol, the chipset company is not worried only about the signaling. They has to actually implement this. They don't want to know only the signaling call flow. That signaling has to be implemented. So one thing is sure, whatever handover you will study, whether 2G to 3G or 3G to 2G, or say 4G to 5G, 5G to 4G, one thing is compulsory before performing the handover. Suppose this mobile has to perform the handover, whatever handover, 2G to 3G जाओ या 3G to 4G or 4G to 3G, whatever handover. But one thing is sure, this mobile has to first send the measurement report. What is measurement report? Means this mobile has to understand what is their neighbor cell. Suppose if mobile is the boundary here, so their neighbor cell is 3G network, or their neighbor cell is 4G network or 5G network. That mobile only can perform the measurement, because your mobile is having transmitter and receiver. So mobile can perform what is the frequency operating at neighbor cell. Based on that frequency measurement, your mobile can send the report to network. Yes, my neighbor strongest cell is 4G, my neighbor strongest cell is 3G or 2G, whatever. Because without sending this report, mobile cannot perform the handover. Why? Because if you want to perform the handover, it's a network who will take the final decision. Without a network permission, you cannot come to this cell. Because without network permission, means network is not knowing, and you will come to the 4G network or 2G network, then who will give the resource to you? Network has to know, then only network can allocate the resource to this mobile in this particular cell. So how network will know? So first of all, in the chipset you have to implement the mobile will keep sending this report. So to send this report means what? Mobile have to perform the measurement. Please listen clearly. Mobile has to perform the measurement. That measurement means what? It needs some time where mobile can perform the measurement. This is a signaling procedure, so mobile has to perform this. For that some time is required. So in GSM, means in 2G radio frame, there is already a provision of one idle time slots. In GSM, means in 2G, there is already a provision of idle time slot, not ideal, idle. Idle time slots where no data can be transmitted, no selling can be transmitted, received. This slot will be reserved only to performing this measurement task. Means in this slot no data will be transmitted, so this slot is completely free in every frame. Then what mobile will do, without wasting the time, they'll perform the measurement here and send the report to the network. But when 3G has designed, so 3G is having the higher data rate, 3G, 4G, this technology having the higher data rate, so there is no provision of idle time slot in 3G. There is no provision of idle time slot in 3G. So now again point came to the same situations. Suppose there is no idle time slots.
But one thing is sure, if this mobile, suppose right now you are in 3G network, suppose any mobile is here, they move to the boundary, now neighbor cell is suppose 2G. So when this mobile has to move here, mobile has to perform 3G to 2G handover. But as I said, handover is not like that simple MSC is there or BSC there, so you perform the handover. You have to take the permission. Suppose, so here this mobile, again in this 3G mobile, have to send first of all measurement report. To perform this signaling procedure measurement report, mobile needs some time. But as I said, in 3G, due to the higher data rate, there is no provision of idle time slots due to high data. So there is no provision of idle time slots, then how mobile will perform the measurement? Because without measurement, handover हो ही नहीं सकता. This is the first triggering situations. Compulsory mobile have to send the measurement report. So measurement perform करना compulsory है. But here there is no idle time slots. So how mobile will perform the measurement? So that is reason in 3G, forcibly in the specifications, they given the power to the developer. He forcibly, if required, developer can pause the transmission. Yes, Thomas, correct. Compressed mode. Developer can pause the transmission. Yes, your answer is absolutely correct. Developer can pause the transmission to few slots. In few slots, data cannot be transmitted and received. They'll pause the transmission, and to that particular slots, mobile will perform the measurement. Then you can say, sir, anyhow this slot is using for the measurement performing. So better they must keep one idle time slots. No. Here, whenever you have to perform the measurement, that time only you will use one slot to perform the measurement. In every frame, that one slot will not wasted. In GSM, what happened? In every frame, one slot is reserved. You perform measurement or you don't perform measurement, doesn't matter. But in GSM, there is the provision out of 8, one slot will be reserved to perform the measurement, compulsory. But in 3G, it's not a situation. Whenever it required, the data transmission will pause. Network will inform to the UE first that this particular slot, suppose out of 15 I said, suppose 12 slots are reserved to perform your measurement. Network will inform to the mobile. Mobile will perform the measurement to that particular slots, and then mobile will send the report to the network. So 3G to 2G handover is difficult. Why? Because you have to implement the compressed mode. This technology is called the compressed mode. So this is the feature has given in the specifications for release 5 onward. If forcibly in 3G, because when you are in 2G, so 2G to 3G handover is easier. Why? Because suppose I on 2G network, already in every idle time slots you can perform the measurement. So we'll send the measurement report. But when 3G to 2G means there is no idle time slots. So forcibly you have to implement the compressed mode in your physical layer. Then only your mobile can perform the measurement and perform the handover. So this technology is called the compressed mode in 3G and measurement gap in 4G. Same concept ko. Measurement gap in 4G, this terminology is known as a measurement gap. This is called the measurement gap. It means some gap will be created to perform the measurement. So in 4G, this terminology means this concept is known as the measurement gap, and in 3G it is known as the compressed mode. So one thing you please remember, in 3G, 4G there is no provision of idle time slots, but in 2G there was the idle time slots. Next point, suppose when you transmitting the informations or receiving the informations, so what you observed in 2G, one slots given to only one user. One slots, one user.
But in 3G, more than one slots will be given to the single user. 4G also the same story. So if suppose any particular user, suppose mobile 1, having very large amount of data, to transmit, so higher layer signaling, your higher layer user packet have to transmit from the physical layer. So then when the physical to transmit, suppose this is very large amount of data, say 4000 bytes, for example. So when the slots will be allocated to you, and again I'm telling you, this slots means everywhere. It's in 2G, 3G, every 4G, everywhere we get the slots only to transmit the information. So suppose when this particular slots has allocated to this mobile 1, but this much resource is not enough. You have to transmit this much data, but this much slot does not have the capacity to transmit this 4000 bytes out of 8 slots. So is it possible that the user can be allocated with more than one slots? Suppose one slot is not enough to transmit this 4000 bytes. Then is it possible that user can be allocated with more than one slot? Anyone? सर एक स्लॉट की डेटा लिमिट कुछ होती है क्या? एवरी स्लॉट कुछ So slots, data limit, slots means that is the resource. That resource has allocated, means that frequency means channel bandwidth has allocated and to that particular time. So bandwidth and time is given, the channel capacity will be defined. No? So to that slots, if suppose this much data is not enough, and so this much slots, this much resource. Because what I'm telling slots, in the terms that you understand that's a resource. Because this is the total bandwidth, suppose. In that total bandwidth, that is called the resource. So resource will be defined always, even if we talk about the 5G, even every technology, resource will be always defined in terms of the frequency and time. To which frequency, suppose, because just now your mobile switch on, for example. So how your mobile will know to which sub-carrier I have to transmit my information? It's not, again I'm telling you, not only 2G, 4G भी same story होगी. But there will be multiple sub-carriers. How your mobile will know? But your mobile cannot use all these sub-carriers. Any sub-carriers will be used. How mobile will know that I have to use this particular resource, means this particular sub-carrier or this particular sub-carrier. So that is the network job. It's always network will allocate the resource to UE. And when network will allocate the resource to the UE, UE means mobile, the person who does not know, UE means user equipment. That's called the mobile. Allocate the resource to the UE, and resource will be the function of frequency and time. Resource will be the function of your frequency and time. What does it mean? Means whenever network will allocate the resource to any mobile, suppose network allocate the resource to Kalpesh. So network has to say this particular bandwidth and this particular slots, because suppose there is 8 slots. So if they say, okay, this particular sub-carrier has given to Kalpesh mobile, but this particular sub-carrier have the 8 slots. All the slots are given to Kalpesh? No. Which slots given to Kalpesh? They can say, okay, this slot say, for example, 4. It means this is the intersection point. This sub-carrier, this slot, means here the Kalpesh will transmit their information. Same way, suppose here resource is given to Dharmender. Here resource has given to Thomas. Here resource has given to Rakesh. Here resource given to the Roshan. So different persons. So resource, it's a network, because that entire frame is the resource on the physical layer. And on that frame only, multiple users, as I said, in 10 milliseconds, if one frame is transmitting, so in that 10 millisecond frame, multiple user will get the resource. So what I'm saying is, suppose if one slot is not enough
to transmit your information, then what user will do? So in this case, user can be allocated with more than one slot. Suppose you have TS0, TS1, like this, multiple slots. So in this case, user can be allocated with more than one slot, but please remember this point, because these are the concept I'm telling again, it will be very useful in future when the mobile state will change in the layer 3. So when your mobile have the higher capacity, that slot is not enough to transmit the informations. In that case, more than one slot can be allocated if one slot is not one slot resource. If one slot resource is not enough to transmit users information, then user can be allocated with more than one slot. So in that case, more than one slot can be allocated. And again, I'm telling you, all this controlled by the network. Network will only send the signal to the mobile and they will inform which slot has allocated. So now, more than one slot will allocate, but what is the important point that to remember? Within the same frame, it never be possible that two slots will be allocated to any single user. In the same frame, it is guaranteed each slot will be given to the different user. Guaranteed, it will never possible. In one frame, more than one slot will be given to the same user. It's never possible. So then what I said, if more than one slot required, yes, it can be allocated, but not in the same frame, allocated in next frame with same slot position. API important. Same slot position means suppose Thomas is transmitting the large informations. This only one slot is not enough. So here suppose TS0 has given to the Thomas in the first slot. After 4 milliseconds, what will happen? Again, next frame will come. But this frame is the continuous process. Once your mobile is switch on, then if you're transmitting the data, you're not transmitting the data, you're transmitting only layer 3 signaling, doesn't matter. But once your mobile switch on, means this frame is the continuous process. Whatever that frame duration, it will keep transmitting. कभी भी stop नहीं होगा जब तक कि आपका मोबाइल ऑफ नहीं होता. Until you switch off the mobile, then only frame transmission or reception will stop. But it will keep transmitting with the periodicity of that frame. So after 4 milliseconds, again next frame will come. So in the next frame, suppose if Thomas require more slots, so in the next frame, again TS0 means the same position will be allocated to the Thomas. Why same position? There is reason. To maintain the duration of frame. Why? Suppose for example, here TS0, so from here to here it's to the 4 millisecond. Suppose now I say in next frame, if require more slots to any user, suppose Thomas को एक और slot देना है, तो you say okay sir, for example, why can't I give the TS7? You cannot give. Why? Because suppose randomly you can select any slots, then the frame duration will be changed. Why? Suppose this here now Thomas get the 4 millisecond slot. Again here at the end, 4 millisecond end means this 4 millisecond plus end of 4 millisecond means almost 8 millisecond he took.
to get the slots. But if you give the same location, then what will happen? Every time, for every user, it will keep constant 4 milliseconds. Why? Suppose if any user TS3, again here will get the TS3 only, no? So TS3 to TS3, what will time? 4 milliseconds only. Because for year 5, 6, this slots plus 5 slots plus this 3 slots, 8 slots. So 8 slots means what I said, 4 milliseconds. So every time this 8 slots gap should be maintained, so that the time duration of the frame will be maintained 4 milliseconds. But if we'll give the randomly anywhere, suppose here TS1 and here we'll give the TS3, then the gap is not 8 time slots, gap become this 7 slots plus this 3 slots, 10 slots gap. 10 slots gap means not 4 millisecond, time will be the 5 millisecond. That's why I said if user require more than one slots to transmit their information, network will allocate, but in the next frame with same slot position. One more, please, Thomas. Sir, is this common for all technologies? 3G and 4G also it is following the same procedure? No, actually in the 4G, you won't get this kind of situations, reason. When the 4G will come, I'll tell you, there is orthogonal. Orthogonal means what? You will transmit the information to the multiple subcarriers, not the one subcarriers. But yes, little bit you will be related with this. More than one slot will be given, but to the different subcarrier. Here subcarrier will be the same. Suppose right now, if any user is operating at the 890 to 890.2 megahertz, so in the same frequency, but in LT, it may be possible one user is transmitting the information. Suppose UE1 is transmitting information here. After some time, suppose this resource is busy with other user. In this subcarrier, resource is not free. Don't worry. This UE1 can use another slot with the another subcarriers. So that because so here see here UE1 using the multiple subcarriers, this subcarriers. So in LT they can use the multiple subcarrier, but in your earlier technology GSM, UMTS, that will be transmitted by using the single carriers. So same concept, but one thing will be included. In LT they have the dynamic allocation, they will be the multiple subcarriers allocations. So of course the same subframe may, if you require the more resource, they will increase the bandwidth, they will give the more subcarrier. That's why in LT we have the separate bandwidth, 1.4, 3, 5, 10, 15, 20. But in GSM fixed 200 kilohertz है तो 200 kilohertz. In UMTS 5 megahertz fixed 5 megahertz only. But in 4G it's not a story. It can be, depends upon your requirement, 1.4 to 20. Anything can be used. सर ये नेटवर्क डिसाइड करता है कि मतलब नेक्स्ट स्लॉट देना है कि नहीं, मतलब कुछ थ्रेशोल्ड है? No, always it will network decide, because if network will not decide, then you understand your mobile is not synchronized. Your mobile 1 is not knowing about mobile 2. There is billion number of subscribers, suppose 10,000 users. ये network सभी connected है. Network is knowing about all the user. He is trying to make the Skype call. He is trying to make the video call. He is just in idle mode. So network will know about all the users. They know the user who is in idle mode, he needs a very less resource. The user who is watching the live cricket match, he needs some more resource. So network will only allocate the resource. Otherwise, how mobile will know? Mobile is not knowing. Suppose you are watching the live right now idle mode. You don't know, okay, sir is taking right now live online class, so he needs some more bandwidth. But all the user requests will go to the same network here. Network will decide, depends upon your request, which user has to give in the how much resource. ऐसे मतलब कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है कि नेटवर्क कहता है हाँ इसके बाद अब इसको नेक्स्ट स्लॉट दे देते हैं, मतलब कोई ऐसे डिफाइंड होती थ्रेशोल्ड वैल्यू? नहीं, दिस इज डायनामिक नहीं, बिकॉज आप फिजिकल चैनल कैपेसिटी आप फिक्स नहीं कर सकते हो ना. योर सपोज डेटा रेट नाउ 2 Mbps, इन नाइट में रहता है 10 Mbps. वेरी गुड सिचुएशन, वेरी लेस यूजर्स आर यूजिंग, बिकॉज दिस इज डायनामिक सिचुएशंस. सर अभी सपोज को फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू आर गोइंग टू डाउनलोड वन मूवी मर्दानी 2. This movie, suppose take the space 1 GB for example. So suddenly when you click that button, so when we discuss the layer 3 that we will say, so your RRC layer will manage to radio resource. So your mobile RRC will send one message, connection request, means I want to connect with the network.
Network has to know the reason. Why you want to connect? What is the reason? So in that request, we'll say, okay, we want to use this. We have to use this browsing, or we have to download this thing. Size of the data, how much resource? Okay, it's a 1 GB. Then only network has to allocate the enough resource for 1 GB. No? Without informing to the mobile, network cannot allocate. But now understand the situation. So now network allocate the 1 GB. Now network cannot sleep. He will keep monitoring to you. Why? Because it may possible without downloading, just your now friend came, कल्पेश आया और बोला चलो नहीं गुजरात में PVR में देखेंगे, आपने पॉज कर दिया. So this resource must be free. With understand one e-node we have to manage the million numbers of subscriber. So whenever your mobile does not require the resource, this resource must be free, so that same resource given to other user. Then how network will know? You now pause. So everything what you're doing with your mobile, there will be layer 3 message that will keep informing. That's why I say कि measurement report. तो नेटवर्क मोबाइल को बोलता रहता है कि मुझे ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट, इसको द ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट. मोबाइल विल कीप सेंडिंग कि हाउ मच डेटा इन देयर बफर. वंस मोबाइल सेट कि नाउ बफर इज एम्प्टी, जीरो, ऑटोमेटिक नेटवर्क रिसोर्स को फ्री कर देगा. अंडरस्टैंड? Got it. Yes, sir. Got it. Got the point. और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे जब हम लोग मैक लेयर पढ़ेंगे ना. So actually MAC layer has to maintain your buffer status report. So that time we'll see more detail कि how they will inform about the buffer. But ये continuous process चलता रहेगा. नहीं तो आप सोचो क्या एक बार 1 GB मूवी डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट भेजे and we are not downloading, just we keep in pause even though resource remains reserved. Once you open the Hotstar live streaming, after some time you close that tab. Network has to know कि now you're not using the hotstar.com. So that resource has to be free. So both dynamically this MAC layer has to manage this job. For that your mobile has to keep sending the buffer status report कि how much data in their buffer. Zero है तो zero बताओ, यदि कुछ data है तो बताओ, so that if you have suppose for example now you using only gmail.com, less data, but along with the gmail.com in next second, अभी gmail.com के लिए क्या है, नेटवर्क ने तुम्हें रिसोर्स दिया, very less resource because you are using only text mail suppose, but in next second along with the gmail.com you are performing the live streaming. अब suddenly तुम्हारा रिसोर्स इंक्रीज हो गया. That is the difference between your 3G, 2G and 3G, 4G. उस 2G, 3G में क्या था, this रिसोर्स 2G completely स्टैटिक रिसोर्स था. वन स्लॉट है तो वन स्लॉट दिया गया, फिक्स्ड है एवरी यूजर को, एक यूजर को एक ही स्लॉट. बिकॉज इट इज फॉर CS सर्विस में क्या था, दिस इज डेडिकेटेड चैनल, ईच यूजर्स नीड्स द डेडिकेटेड चैनल, फिक्स्ड है. बट इन PS सर्विस में गारंटेड नहीं है. How we can say that two users will use the same resource? One user just enter the Gmail ID and password, and one user is watching the Kal Ho Na Ho movie in the YouTube live streaming. Both will need the same resource. No. So in PS services, resource should manage dynamically. So network has to know your traffic volume status. Based on that, network has to manage the resource. So your mobile will keep sending the report, buffer report, and network will keep managing the resource. So as I said, suppose now you have less resource for gmail.com, next second you start to download something or watching the live streaming match, resource has to be increased, so network quickly resource increase करेगा, वो fix नहीं कर सकता है. But अभी सोचो resource आपको increase करना है, so network को resource तो चाहिए ना, and resource is a very costly thing. आप समझो कि ये if any operator has to buy the bandwidth, how much money they have to spend. In the 10 years back when there is a 2G spectrum, तो 1.75 लाख का तो स्कैम हो गया था, 1.75 लाख करोड़ का, इतना का तो स्कैम हुआ था. You understand what is the original picture? So for increasing the resource, that means every time they will buy the bandwidth. Same bandwidth they have to manage dynamically. यदि आपको required है तो आपको देगा, नहीं required है immediately free करो. And for that only layer 3, layer 2 message will be used. सर अगर जैसे रिक्वायर्ड है पर मतलब टाइम स्लॉट फुल है या नहीं मिल रहा तो क्या होता है, अगर मतलब हाँ टाइम स्लॉट्स फुल है ना, करेक्ट है, टाइम स्लॉट्स फुल है ना, तो वन थिंग यू राहुल डिडंट फोकस हियर,
व्हाट आई सेड कि फ्रेम ड्यूरेशन सपोज कितना है तुम्हारा 4 मिली सेकेंड है. इन LT में योर कम्युनिकेशन विल टर्म इन द टर्म्स ऑफ सब फ्रेम, दैट इज द 1 मिली सेकेंड. फुल है बट आफ्टर 4 मिली सेकेंड और आफ्टर 1 मिली सेकेंड फिर तो एक न्यू फ्रेम या सब फ्रेम आएगा ना. ऐसे नहीं, दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस. सपोज फॉर एग्जाम्पल इन दिस फ्रेम GSM में तो फिर भी कम था. LT में सपोज देयर विल मल्टीपल यूजर्स, so there will be multiple sub carriers, multiple sub frames. So suppose there will be around 1000 users have resource allocated here. Different UI को resource मिल गया. Now we have more users. Don't worry. After 10 millisecond, फिर next frame तो आएगा ना. Correct है? Okay, sir. I got it. Rahul. Next. Yeah, I got it. So in the next frame again, you will get the another user will get the resource. Again after 10 millisecond, again next user, and that delay as a user you will not experience because in 10 millisecond we will not experience. That is the reason ना कि sometime को call connect होने में कभी-कभी time भी लगता है. In that call connecting time, that not only delays due to the your paging message only, delay will be caused due to the your resource only. आप कभी देखो call करो ना, immediately ringing start होता है. Sometime you call, it's taking some time, then ringing start होता है. Sometime you call without even ringing, call ended, connect भी नहीं होता है. So this resource does not mean only in one frame. This frame in every 10 millisecond transmit, and every 10 millisecond that frame is that is the resource. Resource why? Because that frame will contain bandwidth plus time. और इसी bandwidth time में आपका UI का resource divide रहेगा. फिर again next frame एक continuously आता जाएगा. Because frame will not contain only user information. अभी आपको layer 3 message भी transmit करना है. Suppose any there is layer 3 signaling, RRC layer का कुछ message transmit करना है. Handover perform करो for mobile. So in mobile handover performance what? This is layer 3 procedure. When layer 3 will send that message, तो directly from mobile layer 3 to network layer 3 नहीं जाएगा. They will send to layer 3 to layer 2, layer 2 to layer 1, and then at last physical layer will send that message to the radio frame. To transmit this signaling also we need the resource. इसलिए आप लोग चैनल का कॉन्सेप्ट पढ़ते होगे. That needs the resource. वो resource कहाँ पे मिलेगा? फ्रेम में ही मिलेगा. इसलिए आप आइडल मोड में हो तो भी रिसोर्स चाहिए, कनेक्टेड मोड में हो तो भी रिसोर्स चाहिए. इन डिफरेंट सिचुएशंस रिसोर्स विल डायनामिकली मैनेज्ड. राहुल क्लियर है? Clear. Some clear. Now coming to the OFDMA technology that will use in LT, that used in the FDMA, KDMA. In OFDMA, that is the use in LT technology. Actually, how it's different from your earlier RAT, means FDMA, TDMA. In OFDMA, again the same story. Your entire bandwidth will be divided into multiple subcarriers. Your entire bandwidth will be divided into multiple subcarriers, just like your earlier technology. Again in time domain, it's have the time slots. So in LT, because when we're discussing about the frame in LT, we have to discuss in two parts: frequency domain structure and time domain structure, and we have to mix it together. Then we can say that this is the particular LT frame architecture. If you see any book, in every book they say the frame architecture in LT is like this. अब book देखो या Google anywhere. One frame in LT, this is one LT frame in 4G technology. So in LT, one frame first divided into 10 subframes, subframe 0 to subframe 9, total 10 subframe. Duration of one LT frame is the 10 millisecond.
So total duration is 10 millisecond, one frame 10 subframes. So what is the duration of one subframe? 1 millisecond. And each subframe will further divided into 2 time slots, TS0, TS1. Each subframe 2 slots. So total कितना slots होगा? 20. 10 multiplied 2. So total 20 slots means TS18, TS19. 0 to 19, total 20 slots. Subframe duration is 1 millisecond. So slot duration is the 0.5 millisecond. So this is the frame architecture you're seeing everywhere, but actually this is not complete concept. आपको जब इंटरव्यू में पूछता है फ्रेम आर्किटेक्चर, you cannot give only this answer. Why? Because this is structure given only in time domain. As I said कि whenever resource will allocate to any user, it's not given only in time domain. आपको frequency बताना पड़ता है कि which frequencies, which bandwidth has given to this particular user. So in LT there are different bandwidth. As I said last class, it can be 1.4 megahertz to 20 megahertz. I given that list. So you have to tell the bandwidth, which bandwidth will be also used. That is reason in OFDMA here, total bandwidth, just like earlier technology, divided into multiple subcarriers, and in time domain there will be 20 slots. आपको ये भी बताना पड़ेगा, TS1 till last TS19. Multiple subcarriers, this 20 slots. Now whenever resource will allocate to any user, we can say okay, this particular subcarrier and this particular slots has given to that user. So in earlier technology, user was transmitting or receiving their information to the single carrier. Only one carrier is given, but in OFDMA, user can transmit or receive their information to the multiple subcarriers. Means it's possible that suppose this UE1 have to transmit the more information. So this UE1 has allocated the 2 subcarriers. Suppose now another user who is just using gmail.com use only 1 subcarriers. After some time, suppose this UE1 is performing the live streaming, this user, but TS1 is reserved, TS1 is not free. So what UE1 will do? How resource will allocate to the next slots? Don't worry, if slots is not here, maybe slots will be free here, subcarriers. If this subcarrier is free, UE1 can be allocated here as well. So if you can see here, this UE1, or say for UE2, sometime again he needs to download the movie, again resource can be located. Because LT manages the bandwidth dynamically. Actually, this is your demand. Sometimes, because within a second your amount of data exponentially increase. As I said, it can be increased or decreased exponentially. Suddenly you want to download the 1 GB movie, and next second it may possible your friend came and say, no, I want to go and watch in PVR, you will pause. So 1 GB to 0 GB. So dynamically bandwidth has to be managed. So whenever we need the resource, we cannot wait. Immediately we want the resource. So wherever subcarrier is free, slot is free, resource will be allocated to the user. So it means in OFDMA, user can transmit or receive to the multiple subcarriers. The total bandwidth is divided like FDMA only. But how is it different from FDMA, TDMA? Here multiple subcarriers will be used to transmit or receive their information. That is the difference from your OFDMA and the earlier FDMA, TDMA technology. Now is it clear? किसी को डाउट है till here? So next we'll meet on Monday. Monday का टाइम रहेगा only for Monday 7 to 8. Not 6 to 7, 7 to 8, and then after next class I will say. No. Also, one more thing. This in LT, these subcarriers are orthogonal to each other, or like
in 3G also? No, in 3G also will be orthogonal, but there will be orthogonality of the spreading code. In 3G there is a spreading code, so there will be the code orthogonality of the spreading code, or the spreading code will be orthogonal in 3G as well. Okay. So no, what is the difference between LTE subcarriers and 3G subcarriers? No, LT 3G में तो completely radically different. In 3G it's a completely the code division, means in 3G your sub carriers will not be divided. Complete 5 Okay. megahertz means user can use but that is a CDMA technology. Yeah, it is different. So it means 1 second. So suppose in 3G you will use the 5 megahertz band. So all the user will use this 5 megahertz band. UE1 भी यूज करेगा, UE2 भी यूज करेगा, this complete 5 megahertz. फिर बोलोगे इंटरफेरेंस नहीं होगा, नहीं होगा, because each UE will have the orthogonal spreading code. Each user will unique and orthogonal spreading code. So इंटरफेरेंस नहीं होगा. इसलिए मैं 3G छोड़ के धीरे धीरे 4G में इंटर कर गया. देखो अब्दुल्ला, कल पढ़ाया बेसिक 2G 3G तो बोले सर 2G 3G नहीं 4G चाहिए. अब आज 4G इंटर किया तो 3G में पहुंच गए. ये सबकैरियर्स कितने सबकैरियर्स होते हैं किसमें? ये अभी बहुत डिटेल से बताऊंगा, उसका क्वेश्चन प्लीज मत पूछो. कितने सबकैरियर्स 4G में होंगे ना, उसके लिए हमें बताना पड़ेगा. अभी रिसोर्स ब्लॉक, रिसोर्स एलिमेंट अभी वो चलेंगे. दैट इज द पार्ट ऑफ फिजिकल लेयर. बिकॉज जैसे टोटल बैंडविड्थ वेरी करेगा तो टोटल जो है आपका 1.4 मेगाहर्ट्ज एंड 20 मेगाहर्ट्ज, ऑब्वियसली द नंबर ऑफ सबकैरियर वेरी करेंगे. बट नंबर ऑफ सबकैरियर वेरी कैसे करेगा, डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्स ब्लॉक. Just now I told about the RAT. I did not say about the अभी उसका सब कैरियर्स एलोकेशन कैसे होगा, बिकॉज GSM यूनिट्स में जस्ट बेसिक टच किया, आई डिडंट गो डीप. LT तो मुझे रिसोर्स एलोकेशन डीपली जाना पड़ेगा. बाय टेलिंग ओनली OFDMA, OFDMA did not finish. It will take minimum more 2 class to understand complete resource allocation. बट वो 2 क्लास कब आएगा, पहले हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, बेसिक का पहले देखेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर LT का. देन आफ्टर LT नेटवर्क आर्किटेक्चर आपका कोर्स स्टार्ट होता है. देन प्रोटोकॉल स्टैक आर्किटेक्चर विल स्टार्ट. आफ्टर प्रोटोकॉल स्टैक आर्किटेक्चर चैनल्स होंगे. देन आफ्टर चैनल्स योर रिसोर्स एलोकेशन विल कम, एंड देन इन रिसोर्स एलोकेशन रिसोर्स ब्लॉक कॉन्सेप्ट विल कम. ड्यूरिंग रिसोर्स ब्लॉक विल अंडरस्टैंड द कंप्लीट बैंडविड्थ में कैसे कैसे सब कैरियर्स डिवाइड होते हैं. Sir, is this class 4 days in a week? 5 days in a week. Monday days, to Friday. Monday to Friday. But tomorrow there's no class, right? Tomorrow is not Friday, tomorrow Saturday ना. Oh, sorry. अच्छा थॉमस आप भी एब्रॉड में हो ना. Sorry. Okay. इसलिए आपका गड़बड़ हो जा रहा सब. So only for Monday we'll meet the 7 o'clock. Only for Monday. Your class time is 6 to 7 only, but only for Monday we'll come to this 7 because we have only 5G training. और थॉमस 5G रहेगा मंडे में 6 o'clock. Okay, sir. Okay.